चलिए कंपनी में अपन अंश पूंजी के अंतर्गत अब अंशों के बारे में चर्चा करेंगे। अंश पूंजी है क्या? तो कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और इस पूंजी का निर्गमन कौन करता है? कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य अंशों का निर्गमन करते हैं, तब जाकर कंपनी को पूंजी की प्राप्ति होती है और फिर उसी पूंजी से कंपनी को चलाया जाता है। तो अंश जो है दो प्रकार के होते हैं। अंश जो है दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अब बोलते हैं अंश है क्या? तो अंश जो है प्रत्येक पूंजी की इकाई को ही क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। जहाँ से भी हमको पूंजी मिला है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? अंश। तो प्रत्येक पूंजी के इकाई को ही क्या कहा जाता है? अंश। और स्कंद, जब वह अंशों की संपूर्ण राशि मिल जाती है हमको तो बन जाता है स्कंद। प्रत्येक पूंजी की इकाई को अंश, और जब संपूर्ण अंशों की राशि का भुगतान प्राप्त हो जाता है तो बन जाता है हमारे लिए स्कंद। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? अंश दो प्रकार की होती है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो निर्गमन करने से पहले प्रविवरण छपवाती है। क्या छपवाती है? कंपनी अंशों का निर्गमन करने से पूर्व प्रविवरण छपवाती है। प्रविवरण यानी एक विज्ञापन। उस प्रविवरण में लिखा रहता है कि कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा रहा है और हमारे पास दो प्रकार के अंश हैं, एक समता अंश है और दूसरा पूर्वाधिकार अंश है। और समता अंश अगर खरीदोगे तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, और पूर्वाधिकार अंश खरीदोगे तो क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। किसमें? प्रविवरण में। किसमें? प्रविवरण में। ठीक है, तब देखते हैं अपन यहाँ पर समता अंश। तो उसमें लिखा रहता है समता अंश, जब कोई व्यक्ति समता अंश अगर खरीदेगा तो उस पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होगी। अगर कंपनी को लाभ होगा तो उसे लाभांश मिलेगा और अगर कंपनी को लाभ नहीं होगा तो उसे लाभांश की प्राप्ति नहीं होगी। पहला तक वहाँ लिखा रहेगा समता अंश में, पहला, अगर कोई व्यक्ति समता अंश खरीदता है तो लाभांश की गारंटी नहीं होगी। दूसरा, अगर लाभ होगा तो लाभांश मिलेगा और अगर कंपनी को हानि हो गई तो उसे लाभांश का भुगतान उस वर्ष नहीं मिलेगा। ठीक। तीसरा लिखा रहेगा कि समता अंशधारी कंपनी की सभा में भाग ले सकता है। कंपनी जब भी कोई मीटिंग बुलाएगी, सभा बुलाएगी, तो सभा में समता अंशधारी भाग ले सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, आगे बात में अगला, इसमें और क्या लिखा रहेगा? अगर मान लो कंपनी ने कम से कम 3 वर्ष तक उसे अगर लाभांश नहीं दिया, अगर मान लो कंपनी ने कम से कम 3 वर्ष तक उसे लाभांश नहीं दिया तो वो कंपनी का स्वामी बन जाएगा और कंपनी पर उसका अधिकार हो जाएगा। ये समता अंश के बारे में लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पूर्वाधिकार अंश में भी लिखा रहेगा कि पूर्वाधिकार अंशधारी, पहला नंबर, पूर्वाधिकार अंशधारी का लाभांश निश्चित रहेगा। दूसरा नंबर, कंपनी को लाभ हो चाहे हानि, पूर्वांशधारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी को लाभ होगा तो भी इसको लाभांश मिलना है और अगर कंपनी को हानि हो गई तो भी इसको लाभांश मिलना है। तो लाभ हानि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके ऊपर? पूर्वाधिकार अंशधारी के ऊपर लाभ हानि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी को लाभ मिलेगा तो उसको लाभांश मिलेगा और कंपनी को हानि होगी तो भी इसको एक निश्चित दर से लाभांश मिलता रहेगा। इसके लाभांश में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बस में यहाँ तक।
तीसरा पॉइंट लिखा रहेगा यहाँ पर, पूर्वाधिकार अंशधारी को सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। पूर्वाधिकार अंशधारी कभी भी कंपनी की सभा में शामिल नहीं हो सकता। और अगला रहेगा, ये कभी भी कंपनी का स्वामी नहीं बन सकता है जब तक ये पूर्वाधिकार अंश इसके पास है तब तक। अगर ये अपने पूर्वाधिकार अंश को समता अंश में परिवर्तित करवा लेता है तब वो जाकर, अगर उसको लाभांश नहीं मिलेगा 2-3 साल तक, तब जाके वो कंपनी का स्वामी बन सकता है। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी को कंपनी का स्वामी बनने का अधिकार नहीं होता है। ये मुख्य बातें होती हैं। ये सब लिखने के बाद विज्ञापन में दिया जाता है और उसके बाद जिस व्यक्ति को जो अंश खरीदने में रुचि होती है वह व्यक्ति उस अंश को खरीद लेता है। चाहे वो समता अंश खरीदे, चाहे वो पूर्वाधिकार अंश खरीदे, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और वो क्या करता है, अंशों का क्रय कर लेता है अपनी इच्छा से। ये होते हैं अंश। अंश कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 2 प्रकार के, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समझ गए सब? समता अंशधारी का लाभांश निश्चित नहीं होता, पूर्वाधिकार अंशधारी का लाभांश निश्चित होता है। समता अंशधारी को सभा में शामिल होने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंशधारी को सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं होता है। समता अंशधारी कंपनी का स्वामी बन सकता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी कभी भी कंपनी का स्वामी नहीं बन सकता। ये मुख्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं दोनों अंशों में अंतर। ठीक, इसी में देखते हैं, चलिए आगे। अधिकृत पूंजी, कौन सी पूंजी? अधिकृत पूंजी यानी वह पूंजी जिससे एक सीमा तय कर दिया जाता है कंपनी के लिए, और उस सीमा से जब अधिक पूंजी का वो निर्गमन नहीं कर सकती, उसी पूंजी को बोलते हैं अधिकृत पूंजी। जैसे कंपनी के लिए तय कर दिया गया है कि ये 5 लाख रुपए पूंजी का निर्गमन करेगी, तो वहाँ तय कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपए से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। तो जब सीमा तय कर दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? अधिकृत पूंजी। ठीक, कंपनी में जब चलते हैं अपन यहाँ पर तो 2 नियम विशेष याद रखना है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। ये पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, जिसके बारे में हम लोग पिछले साल 11वीं में बैंकिंग में पढ़ चुके हैं। ये पूरा बैंकिंग में पढ़ा हुआ थ्योरी है पिछले साल का, उसी का ये जो है रिवाइज हो रहा है, अब इसका हमारा प्रैक्टिकल चालू हो जा रहा है। ये सब पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है। आगे बस में पार्षद सीमा नियम यानी वह नियम जिसे कंपनी का लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। कंपनी को चलाने के लिए समस्त अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं और उनके अधिकारों की एक सीमा तय कर दी गई है कि तुमको यहीं तक काम करना है, इससे बाहर कोई भी काम नहीं करना है, अपने मन से कोई काम नहीं करना है। तो समस्त अधिकारी जो उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश में रहकर, सीमा में रहकर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। जैसे किसी व्यक्ति को बोला गया तुमको आदेश देना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसके ऊपर तुमको कार्रवाई नहीं करना है। कार्रवाई कौन करेगा? प्रबंधक। तो अधिकारी को आदेश दिया गया कि तुमको आदेश देकर काम लेना है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है, तो वो व्यक्ति का अधिकार क्या है? केवल आदेश देना। काम नहीं करता है कर्मचारी, उसका रिपोर्ट तैयार करना और प्रबंधक के पास भेज देना। उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा वो, केवल रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधक को दे देगा और प्रबंधक को अब जो लगता है, जैसा लगता है वैसा उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इसलिए कहा गया पार्षद सीमा नियम यानी वह नियम जिसे कंपनी का लक्ष्मण रेखा माना जाता है और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी इस नियम में रहकर ही काम करते हैं। उसी नियम को बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। आगे बस में दूसरा होता है इसी में हमारा पार्षद अंतर नियम। कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम को बोलते हैं पार्षद अंतर नियम, क्योंकि जब तक आंतरिक व्यवस्था नहीं बनेगी हमको उत्पादन की प्राप्ति नहीं होगा। आंतरिक व्यवस्था, सबके आने जाने का टाइम निश्चित है। 8 बजे आना है तो 8 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाना है। ये आंतरिक नियम। तो आने जाने का नियम, आदेश मिलते ही काम में लगने का नियम है ना, ये सब आंतरिक नियम बनाए जाते हैं और उस नियम में रहकर ही सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं।
तब जाकर जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, हमको हमारे उस लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आगे बात में तो सीमा नियम को लक्ष्मण रेखा माना गया है, तब जाकर वहाँ पे सब अधिकारी जिसको जो कार्य दिया गया है वहीं तक रहकर काम करते हैं, अपने मन से कोई भी काम नहीं करते। और आंतरिक नियम कंपनी को चलाने के लिए, अंदर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाया गया है, उस नियम को क्या बोलते हैं? आंतरिक सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम और आंतरिक, या उसी को बोलेंगे अपन पार्षद अंतर नियम। समय पर आना, समय पर जाना, बड़े अधिकारी के आज्ञा का पालन करना, है ना, ये आंतरिक नियम बनाया गया है। तो उस नियम में रहकर काम करते हैं कौन? वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो उसी नियम को बोलेंगे आंतरिक नियम। और दूसरा होता है पार्षद सीमा नियम। और दूसरा हो गया, पहला पार्षद सीमा नियम और दूसरा पार्षद अंतर नियम। आगे बात समझ में सबको यहाँ तक? तो ये हमारे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। चलिए आगे देखते हैं अपन इसी में अंशों का निर्गमन। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो अंशों का निर्गमन मतलब अंशों को बेचना। अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला सममूल्य, दूसरा प्रीमियम मूल्य और तीसरा पट्टा मूल्य। अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है, सम मूल्य, प्रीमियम मूल्य, पट्टा मूल्य। सम मूल्य यानी जब अंशों का मूल्य जितना होता है उसी मूल्य पर ही उसे निर्गमित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सम मूल्य। जैसे मान लो अंशों का मूल्य 100 रुपये है और इसे 100 में निर्गमित किया गया, तो ये कहलाता है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। 100 रुपये वाले अंश को 100 रुपये पर ही निर्गमित किया गया, तो ये कहलाता है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। दूसरा होता है प्रीमियम मूल्य पर। जब 100 रुपये वाले अंश को 110 रुपये में बेचा जाता है, ध्यान दोगे, 100 रुपये वाले अंश को जब उसके अंकित मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है तो वह कहलाता है प्रीमियम मूल्य। क्या कहलाता है वो? प्रीमियम मूल्य। जब अंशों को उसके जितने रुपए का अंश है उतने रुपए में ही बेचा जाता है तो कहलाता है सम मूल्य। जब अंश को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो कहलाता है प्रीमियम मूल्य। जैसे 100 रुपये का अंश था और उसको 110 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने में अधिक बेचा गया? 10 में। ये 10 रुपये हमारा क्या कहलाएगा? प्रीमियम। 10 रुपये अधिक पर बेचा गया तो क्या कहलाएगा हमारे लिए? प्रीमियम मूल्य। आगे बस में तो उसे प्रीमियम मूल्य पर बेचा गया। ठीक उसी प्रकार से बट्टा मूल्य, जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो उसे बोलते हैं बट्टा पर अंशों का निर्गमन। जैसे 100 रुपये वाला अंश था, जैसे 100 रुपये वाला अंश था और उसे 90 रुपये में निर्गमित किया गया, तो अंश का मूल्य कितना था? 100 रुपये। बेचा गया कितने में? 90 रुपये में। 10 रुपये कम, तो कहलाएगा बट्टा मूल्य पर अंशों का निर्गमन। तो यहाँ अंतर की राशि कितनी आई? 10 रुपये कम। अंतर की राशि कितनी आई? 10 रुपये कम। तो इस प्रकार से अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है, सम मूल्य पर, प्रीमियम मूल्य पर, बट्टा मूल्य पर। यहाँ तक सब अध्ययन कर लेंगे, समझ लेंगे और इसके बाद इसी का प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे, प्रवृत्ति कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं अगले चरण में बताऊंगा। आगे बात में सबको ठीक।